तो टेक की दुनिया में आजकल एक नया शब्द खूब सुनने में आ रहा है, एजेंटिक एआई। वैसे तो हर कुछ महीने में कोई ना कोई नया बज़वर्ड आ ही जाता है, पर ये वाला थोड़ा अलग लग रहा है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि कंपनियां सच में इसका इस्तेमाल कर रही हैं, अपने काम करने का तरीका बदल रही हैं। हमारे हाथ सीमेंस का एक यूट्यूब वीडियो लगा है, जिसमें AWS के जेनरेटिव एआई इनोवेशन सेंटर के एक विशेषज्ञ श्री एला प्रोलू से बात की गई है। तो आज हम वही करने वाले हैं। इस बातचीत की तह तक जाएंगे और वो सारी जरूरी जानकारी निकालेंगे जो एजेंटिक एआई को समझने में हमारी मदद करे। हमारा मिशन ये जानना है कि ये पारंपरिक एआई से अलग कैसे है और क्यों ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं बल्कि एक पूरा बदलाव है। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अब ChatGPT या दूसरे चैटबॉट्स को जानते हैं। हम एक सवाल पूछते हैं, हमें एक जवाब मिल जाता है। एक तरह का सवाल जवाब का खेल। एजेंटिक एआई इस खेल को कैसे बदलता है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट से शुरू किया। देखिए, पारंपरिक जेनरेटिव एआई जैसे चैटबॉट वो एक इनपुट आउटपुट मॉडल पर काम करते हैं। आप एक प्रॉम्प्ट देते हैं, मॉडल उसे प्रोसेस करता है और एक आउटपुट दे देता है। ये बहुत शक्तिशाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये रिएक्टिव है। वो आपके निर्देश का इंतजार करता है। और एजेंटिक एआई इंतजार नहीं करता। ठीक कहा। यहीं पर सबसे बड़ा और मतलब सबसे दिलचस्प बदलाव आता है। एजेंटिक एआई के साथ आप सिर्फ एक सवाल नहीं पूछते, आप उसे एक लक्ष्य देते हैं, एक गोल। आप उसे बताते हैं कि क्या करना है, लेकिन कैसे करना है ये वो खुद तय करता है। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा हुआ है कि मैं पारंपरिक एआई से पूछूं दिल्ली से मुंबई की सबसे अच्छी फ्लाइट कौन सी है, और वो मुझे एक लिस्ट दे देगा। लेकिन एजेंटिक एआई को मैं कहूंगी मेरे लिए अगले हफ्ते दिल्ली से मुंबई की सबसे सस्ती और सबसे सुविधाजनक फ्लाइट बुक कर दो। सही समझ रहे हो? बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है ये। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एजेंटिक एआई 3 मुख्य काम करता है जो उसे अलग बनाते हैं। पहला है तर्क करना, रीजनिंग। वो सोचेगा, ओके, सबसे सस्ती फ्लाइट चाहिए पर सुविधाजनक भी। मतलब सुबह 6 बजे की फ्लाइट शायद सबसे सस्ती हो, पर वो सुविधाजनक तो नहीं है। तो मुझे कीमत और समय में एक बैलेंस बनाना होगा। ये तो सोचने का काम हो गया। हाँ, इसके बाद दूसरा कदम है योजना बनाना, प्लानिंग। वो इस सोच को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ेगा। पहला कदम, सारी एयरलाइंस की वेबसाइट्स चेक करो। दूसरा कदम, कीमतों और समय की तुलना करो। तीसरा कदम, बेस्ट 3 ऑप्शन चुनो। चौथा कदम, यूजर का कैलेंडर देखो कि कोई मीटिंग तो नहीं है। 5वां कदम, बुकिंग करो। और तीसरा कदम होगा बुकिंग करना, मतलब असली में वो काम कर देना। बिल्कुल। तीसरा और सबसे जरूरी कदम है निष्पादन, एग्जीक्यूशन। ये उन प्लान्स को हकीकत में बदलने के लिए दिए गए टूल्स का इस्तेमाल करता है, जैसे वेब ब्राउज करना, API से कनेक्ट करना, कैलेंडर एक्सेस करना और आखिर में आपकी तरफ से बुकिंग पूरी करना। तो ये सिर्फ एक सलाहकार नहीं है, ये एक एक्टिव वर्कर है, एक एजेंट है जो आपके लिए काम करता है। उस वीडियो में जो वित्तीय योजनाकार की उपमा दी गई थी, वो यहाँ एकदम फिट बैठती है। वो सिर्फ आपके सवाल का जवाब नहीं देता, वो आपके लिए एक पूरी रणनीति बनाता है और उसे लागू भी कर सकता है। ये तो सुनने में बहुत बड़ा बदलाव लग रहा है। मतलब अब हम एआई को एक बॉस की तरह निर्देश दे रहे हैं, एक कर्मचारी की तरह नहीं। लेकिन ये सब थ्योरी है या कोई कंपनी असल में ऐसा कुछ कर रही है? उस वीडियो में लिफ्ट का जिक्र था जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, लिफ्ट का उदाहरण इसे थ्योरी से निकालकर असल दुनिया में ले आता है। उन्होंने अपनी ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए एक मल्टी एजेंट सिस्टम बनाया। सोचिए, एक लिफ्ट ड्राइवर या राइडर को कोई समस्या है, वो ऐप में मदद मांगता है, और अक्सर तो हमें पता भी नहीं होता कि हमारी असली समस्या क्या है या उसे पूछे कैसे। हम बस कह देते हैं मुझे मेरी पिछली राइड से दिक्कत है। एग्जैक्टली, यही तो मुश्किल है। तो लिफ्ट का पहला एजेंट, जिसे इरादा वर्गीकरण या इंटेंट क्लासिफिकेशन एजेंट कहते हैं, इसी समस्या को हल करता है। उसका काम सिर्फ यूजर की भाषा को समझना है और बातचीत के जरिए असली मुद्दे तक पहुंचना है। वो कुछ और सवाल पूछ सकता है, जैसे क्या आपको किराए से समस्या है या रास्ते से, या फिर कोई सामान छूट गया है। वो यूजर को सही सवाल पूछने में मदद करता है। तो वो एक तरह से समस्या का निदान करने वाला डॉक्टर हो गया। एक बार समस्या पता चल गई, फिर क्या होता है? एक बार जब यूजर का इरादा साफ हो जाता है, मान लीजिए कि मुझे टैक्स फाइल करने के लिए पिछले महीने की कमाई का स्टेटमेंट चाहिए, तो दूसरा एजेंट काम पर लगता है, यानी निष्पादन एजेंट, एग्जीक्यूशन एजेंट। ये एजेंट वो काम करने के लिए अधिकृत है।
वो कंपनी के इंटरनल डेटाबेस में जाता है, ड्राइवर का डेटा निकालता है, एक स्टेटमेंट तैयार करता है और उसे तुरंत ड्राइवर को भेज देता है। पहले इसी काम के लिए एक इंसान को कई सिस्टम में लॉगिन करना पड़ता था। कमाल है। पर सबसे जरूरी सवाल, क्या ये काम करता है? मतलब लोग इसे इस्तेमाल कर भी रहे हैं या नहीं, और इसके नतीजे क्या रहे? नतीजे तो सच कहूं तो कमाल के थे। उस बातचीत के हिसाब से 70% यूजर्स ने इस नए सिस्टम को अपनाया। ये बहुत बड़ी संख्या है जो दिखाती है कि लोगों को ये ज्यादा आसान और तेज लगा। 70% तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी सटीकता कैसी थी? क्योंकि ग्राहक सेवा में एक गलत जवाब बहुत भारी पड़ सकता है। बहुत जरूरी सवाल है ये। वीडियो के मुताबिक सिस्टम की सटीकता दर 85 से 90% के बीच थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि ग्राहक संतुष्टि स्कोर में भी काफी बढ़ोतरी हुई। 85-90% सटीकता सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि 10-15% मामलों में ये गलत हो सकता है। ग्राहक सेवा में ये तो बहुत बड़ा रिस्क है ना? बिल्कुल, और कंपनियां इस बारे में बहुत सोच समझकर चलती हैं। आमतौर पर ऐसे सिस्टम इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि जब भी एजेंट को 100% यकीन ना हो या मामला बहुत जटिल हो, तो वो तुरंत उस केस को एक इंसान, मतलब एक ह्यूमन एजेंट को सौंप देता है। तो लक्ष्य ये नहीं है कि इंसानों को पूरी तरह से हटा दिया जाए, बल्कि यह है कि 80-90% जो आम और बार बार आने वाली समस्याएं हैं उन्हें तुरंत हल कर दिया जाए, ताकि ह्यूमन एजेंट्स उन 10-15% मुश्किल मामलों पर अपना पूरा ध्यान लगा सकें। इससे दोनों को फायदा होता है, ग्राहकों को तेज सेवा मिलती है और कंपनी के संसाधन भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल होते हैं। ये बात समझ में आई। तो लिफ्ट का उदाहरण वाकई कमाल है। मुझे लगता है कई कंपनियां ये सुनकर सोच रही होंगी कि ये हमें भी चाहिए। पर क्या ये प्लग एंड प्ले जैसा कुछ है या इसके लिए एक पूरा किचन तैयार करना पड़ता है? उस वीडियो में AWS के री-इन्वेंट सम्मेलन का जिक्र था, जहां उन्होंने इसे बनाने के लिए जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स की घोषणा की। आपका किचन वाला उदाहरण बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सच में एक किचन तैयार करने जैसा ही है, जहां आपके पास सही सामग्री और उपकरण होने चाहिए। AWS ने यही इकोसिस्टम दिया है। इसकी नींव है Amazon Bedrock। इसे आप किचन का सबसे जरूरी सामान, मतलब ओवन या स्टोव समझ सकते हैं। ये एक पूरी तरह से मैनेज सर्विस है जो आपको 100 से ज्यादा अलग अलग फाउंडेशन मॉडल्स तक पहुंच देती है। ये मॉडल एजेंट के दिमाग की तरह है। यानी ये अलग अलग शेफ, मतलब मॉडल्स को एक ही किचन, मतलब एक API में लाने जैसा है। आप अपनी रेसिपी के हिसाब से कोई भी शेफ चुन सकती हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही। और हाल ही में उन्होंने इसमें 18 और मॉडल जोड़े हैं, तो आपके पास विकल्प और भी ज्यादा हैं। लेकिन सिर्फ दिमाग या शेफ होने से काम नहीं चलता। उसे काम करने के लिए हाथ, पैर, एक शरीर, एक नर्वस सिस्टम भी चाहिए। यहीं पर दूसरा हिस्सा आता होगा, एजेंट कोर। हाँ, दूसरा हिस्सा है एजेंट कोर। ये एजेंट बनाने, उन्हें चलाने और मैनेज करने के लिए जरूरी बुनियादी उपकरण, जिन्हें प्रिमिटिव्स कहते हैं, वो देता है। इसमें रन टाइम है ताकि एजेंट चल सके, मेमोरी है ताकि उसे याद रहे कि क्या बात हो रही है, और सबसे जरूरी बाहरी दुनिया के टूल से जुड़ने के लिए गेटवे हैं। तो अगर बेडरॉक दिमाग है, तो एजेंट कोर उसका शरीर और नर्वस सिस्टम है, जो उसे असल दुनिया में काम करने की शक्ति देता है। उस वीडियो में एजेंट कोर के अंदर 2 नई क्षमताओं का जिक्र था जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, पॉलिसी और इवैल्यूएशन। ये क्या है और ये क्यों जरूरी है? ये दोनों क्षमताएं एजेंटों को सिर्फ शक्तिशाली नहीं, बल्कि एंटरप्राइज के लिए सेफ और भरोसेमंद बनाती हैं। पहली है पॉलिसी। इसे आप एक तरह की लक्ष्मण रेखा समझ सकते हैं। यह आपको एजेंट के व्यवहार पर कुछ पक्के, न टूटने वाले नियम लगाने की अनुमति देती है। जैसे कि वीडियो में एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए आपने एक परचेजिंग एजेंट बनाया है जो आपकी कंपनी के लिए सामान खरीदने के रिक्वेस्ट को अप्रूव करता है। आप एक पॉलिसी बना सकते हैं कि ये एजेंट सिर्फ $10 लाख तक के रिक्वेस्ट को ही अपने आप मंजूर कर सकता है। अगर कोई रिक्वेस्ट उससे ₹1 भी ज्यादा का आता है, तो सिस्टम उसे अपने आप खारिज कर देगा या फिर रिव्यू के लिए किसी इंसान के पास भेज देगा। वाह, तो ये सिर्फ सुझाव नहीं दे रहा, ये असल में कंपनी के पैसे खर्च कर रहा है, बस नियमों के अंदर रहकर। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इवैल्यूएशन या मूल्यांकन का क्या काम है? मूल्यांकन ये सुनिश्चित करने के लिए है कि आपका एजेंट समय के साथ बेहतर होता जाए, खराब नहीं। ये आपको अपने एजेंटों को लगातार टेस्ट करने की सुविधा देता है। आप देख सकते हैं कि क्या वो अभी भी सटीक है, क्या उसकी स्पीड ठीक है, क्या वो नए तरह के सवालों को समझ पा रहा है। अगर आपको लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस गिर रही है, तो आप उसे फिर से ट्रेनिंग दे सकते हैं या उसमें सुधार कर सकते हैं। ये एक तरह से क्वालिटी कंट्रोल है। ठीक है, तो हमारे पास टूल्स हैं, पर एक अच्छा शेफ सिर्फ सामान से नहीं बनता, उसे रेसिपी भी चाहिए होती है।
जो कंपनियां इस दुनिया में कदम रखना चाहती हैं, उनके लिए क्या सलाह है? विशेषज्ञों ने 1000 से ज्यादा संगठनों के साथ काम करने के अपने अनुभव के आधार पर कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी साझा की हैं। हाँ, और ये शायद इस पूरी बातचीत का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। उन्होंने 4 मुख्य बातें बताई। पहली है, छोटी शुरुआत करें, स्टार्ट स्मॉल। मैंने कई कंपनियों को देखा है जो सीधे सब कुछ बदलने वाला प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती हैं और फिर महीनों तक अटकी रहती हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई तैरना सीखे बिना सीधे गहरे समुद्र में छलांग लगा दे। सलाह ये है कि एक ऐसी व्यावसायिक समस्या चुनें जो जरूरी हो लेकिन जिसका दायरा सीमित हो, उसे हल करें, उससे सीखें और फिर तेजी से आगे बढ़ें। हमेशा समस्या से शुरू करें, तकनीक से नहीं। ये तो किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छी सलाह है। दूसरा क्या है? दूसरा है, डेटा की नींव सही रखें। गेट डेटा फाउंडेशंस राइट। एआई सिस्टम भूखे होते हैं और उनका खाना है डेटा। आपके एजेंट तभी होशियार होंगे जब उनके पास साफ सुथरा, सटीक और सही डेटा उपलब्ध होगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये तो बिजनेस का पुराना नियम है। लगता है एआई के लिए ये और भी ज्यादा सच हो जाता है। बिल्कुल। तीसरा है, सुरक्षा और शासन को शामिल करें। बेक इन सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस। सुरक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप प्रोजेक्ट के अंत में ऊपर से छिड़क दें। इसे पहले दिन से ही रेसिपी का हिस्सा बनाना होगा। आपको तय करना होगा कि डेटा का इस्तेमाल कैसे होगा, कौन सा एजेंट क्या कर सकता है और सब कुछ नियमों के दायरे में कैसे रहेगा। और चौथा और शायद सबसे जरूरी है, दोहराएं दोहराएं दोहराएं। इटरेट इटरेट इटरेट। इन सिस्टम को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आपने एक पुल बनाया और काम खत्म। ये एक बगीचा लगाने जैसा है जिसकी आपको लगातार देखभाल करनी पड़ती है, खरपतवार हटानी पड़ती है, नए पौधे लगाने पड़ते हैं। दुनिया बदलती है, डेटा बदलता है, व्यापार की जरूरतें बदलती हैं। इसलिए लगातार टेस्टिंग और सुधार की मानसिकता अपनाना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही स्पष्ट रोड मैप है। बातचीत के आखिर में विशेषज्ञ से पूछा गया कि 1 या 2 साल में हम इस तकनीक के साथ कहां होंगे। उनका जवाब काफी भविष्यवादी था। हाँ, उन्होंने 2 मुख्य भविष्यवाणियां की। पहली, हम और भी ज्यादा मल्टी एजेंट सिस्टम देखेंगे। ये ऐसे जटिल सिस्टम होंगे जहां कई एजेंट एक साथ मिलकर काम करेंगे, पूरी तरह से स्वायत्त होकर, ऑटोनॉमस होकर, और उनमें इंसानी दखलंदाजी बहुत कम होगी। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? एक स्वायत्त मल्टी एजेंट सिस्टम असल में कैसा दिखेगा? सोचिए एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। एक एजेंट का काम सिर्फ मौसम पर नजर रखना है। जैसे ही उसे पता चलता है कि किसी बंदरगाह पर तूफान आने वाला है, वो दूसरे एजेंट को सूचित करता है जिसका काम जहाजों के रास्ते तय करना है। ये दूसरा एजेंट तुरंत जहाज का रास्ता बदल देता है। साथ ही वो तीसरे एजेंट को बताता है जिसका काम वेयर हाउस में इन्वेंट्री मैनेज करना है, ताकि वो जान सके कि माल देर से आएगा। और ये सब अपने आप होता है, बिना किसी इंसान के एक भी बटन दबाए। ये है स्वायत्त मल्टी एजेंट सिस्टम की ताकत। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन अब यह हकीकत बन रहा है। और उनकी दूसरी भविष्यवाणी क्या थी? दूसरी भविष्यवाणी ये थी कि हम इसे कई और उद्योगों में बहुत तेजी से फैलते हुए देखेंगे। ये अब सिर्फ ग्राहक सेवा या टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। हम इसे मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में प्रोडक्शन लेवल पर काम करते हुए देखेंगे। उनका संदेश साफ था, भविष्य यही है और निर्माण शुरू करने का समय अभी है। ये पूरी बातचीत भविष्य की एक बहुत ही मजबूत तस्वीर पेश करती है। हमने सुना कि ये एजेंट स्वायत्त रूप से ग्राहक सहायता संभाल सकते हैं, लाखों डॉलर के लेन देन को सीमित करने वाली नीतियों के अंदर काम कर सकते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा करता है, जैसे जैसे ये सिस्टम ज़्यादा स्वायत्त होते जाते हैं और असल दुनिया में नतीजे देने वाले जटिल काम करते हैं, तब जिम्मेदारी कैसे तय की जाएगी जब एक स्वायत्त एजेंट कोई गलती करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ तकनीक से परे जाकर नैतिकता और कानून के दायरे में आता है। अगर कोई खरीद एजेंट अपनी मंजूर की गई नीति के भीतर रहते हुए भी एक खराब सौदा कर लेता है, मान लीजिए वो किसी ऐसे सप्लायर से सामान खरीद लेता है जो बाद में दिवालिया हो जाता है, तो जवाबदेह कौन होगा? क्या उसे बनाने वाला प्रोग्रामर, या नीति तय करने वाली कंपनी, या फिर स्वयं एआई? इस पर कोई आसान जवाब नहीं है, और ये एक ऐसी बहस है जिस पर उद्योगों और समाज को मिलकर विचार करना होगा, जैसे जैसे हम इस शक्तिशाली नई तकनीक को अपनाते जा रहे हैं।